लेते हैं मिड डे प्राइम की। मिड डे प्राइम में हम आपको दिखाते हैं तमाम तरह की देश विदेश की बड़ी खबरें। दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर सबकी नज़र है, ये भी आपको बताएंगे। क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले डाल लेते हैं हेडलाइंस पर नजर। ब्रिटिश सांसदों के समक्ष देश को अपमानित करने के मुद्दे पर संसद में आज भी पक्ष विपक्ष का घमासान जारी। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष हिंडनबर्ग रिपोर्ट समेत छापों को बना रहा है मुद्दा। भाजपा राहुल गांधी के देश विरोधी बयानों पर उनकी माफी की मांग पर अड़ी। भाजपा सांसदों ने संसद भवन परिसर में राहुल गांधी के बयान को लेकर किया धरना प्रदर्शन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, राहुल गांधी और उनके करीबी राज करने को मानते हैं जन्म सिद्ध अधिकार। वहीं एफएटीएफ रिपोर्ट पर गांधी परिवार पर अनुराग ठाकुर ने पूछा, क्या पैसे और पेंटिंग के बदले यूपीए सरकार में दिए जा रहे थे पद्म भूषण। कहा, विदेश जाकर देश को बदनाम करने पर क्षमा यात्रा निकाले राहुल गांधी। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित। बैठक के आखिरी दिन आज कार्यवाही मीडिया से करेंगे बात। टेरर फंडिंग और अन्य आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, शोपिया और श्रीनगर समेत कई शहरों में संदिग्धों के घर पर दबिश। अमेरिका और ब्रिटेन देंगे ऑस्ट्रेलिया को वर्जीनिया क्लास की 3 पनडुब्बी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों में अमेरिकी टेक्नोलॉजी और ब्रिटिश डिजाइन का है बेजोड़ मेल। अमेरिका में घृणा अपराधों में 11.6% की बढ़ोतरी। इनमें अश्वेतों के खिलाफ पूर्वाग्रह से प्रेरित अपराध की संख्या सबसे ज्यादा है। एफबीआई की रिपोर्ट में यह जानकारी आई सामने। 64.5% घृणा अपराध पीड़ितों को उनकी नस्ल, जातीयता या वंश के पूर्वाग्रह के कारण किया गया लक्षित, जबकि 14.1% को धर्म के कारण बनाया गया अपराध का निशाना। बैडमिंटन का प्रतिष्ठित मुकाबला ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से। लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु से 22 साल का सूखा खत्म करने की उम्मीद। सात्विक चिराग कर सकते हैं कमाल। एफआईएच प्रो लीग में भारत ने हासिल की तीसरी जीत। विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से दी मात। अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा भारत। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन आज भी ब्रिटिश सांसदों के समक्ष देश को अपमानित करने और कैम्ब्रिज में देश विरोधी बयान देने के मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान आज भी जारी है। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई भी कुछ देर चलने के बाद हंगामे का शिकार हो गई। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदस्यों ने आरआरआर और द एलिफेंट विस्पर्स की टीमों को उनकी ऑस्कर जीत पर बधाई दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये उपलब्धियां भारतीय कलाकारों की विशाल प्रतिभा, अपार रचनात्मकता और प्रतिबद्ध समर्पण की वैश्विक प्रशंसा को दर्शाती हैं। हालांकि बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में भारत की संसद के अपमान किए जाने को लेकर उनसे माफी की मांग की। इसके अलावा उन्होंने पूरे संसद के द्वारा उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की भी बात कही। पीयूष गोयल ने कांग्रेस का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों से अपील की कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि संसद का अपमान करने वालों के साथ खड़ा होना उचित नहीं है।
संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी और उनके समर्थक समझते हैं कि वे राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं, जो कि तानाशाह होने की पहचान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लंदन में देश के खिलाफ दिए अपने बयानों पर माफी मांगनी चाहिए। स्वाभिमान के साथ जुड़ा है। जिस प्रकार से विदेशी धरती में जाके भारत का अपमान किया गया, भारत के सब संस्थानों का अपमान किया गया और विशेषकर पार्लियामेंट का अपमान किया। सर, पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त सदन मिलके पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के हिस्से में देश की पार्लियामेंट का हिस्सा देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये शायद पहली बार हुआ हो कि पार्लियामेंट को मिलके पूरे पार्लियामेंट और उसमें दोनों सदन भी है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी भी है, उन सबके ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगाए, जिस प्रकार के निराधार शब्द इस्तेमाल किए गए, बहुत अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए। आपने भी माननीय अध्यक्ष जी इस बात की निंदा की। Mr. Rahul Gandhi and their pura drama company, they feel that they are born here in India to rule, and this itself shows who is dictator. And they are talking about dictatorship. We are telling for two things. You have said that my mic will be switched off, which is a wrong thing, and it is a throwing aspersion on speaker. Second thing, and he has invited the US and other countries to intervene in India's matter. These are the two grave concerns. That's why we are demanding and we will continue to demand the apology from Mr. Rahul Gandhi. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया है। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि किसी भी मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। देश और देश के सैनिकों का अपमान करने का मुद्दा सर्वोपरि है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के माफीनामे से नीचे कुछ भी कबूल नहीं है। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर राहुल गांधी के बयानों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। कांग्रेस कह रही है कि जेपीसी से भटकाने के लिए बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है। बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी ने विदेशी धरती से भारत को अपमानित करने का काम किया है, संसद को अपमान करने का काम किया है और सेना के जवानों का मनोबल गिराने के साथ साथ अपमानित करने का काम किया है। देश से और सदन से उनको माफी मांगनी ही होगी, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की जब बात आती है तो सबको इमरजेंसी का काल कांग्रेस की सरकार की याद आती है। जब वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, तो 1984 के दंगों की आरोपी कांग्रेस पार्टी उनको सीधे नजर आती है। कांग्रेस के नेता जिन्होंने हजारों हत्याओं के जिनके ऊपर आरोप हैं, उनको संरक्षण देने का काम राहुल गांधी जी कौन कर रहा है? या सिख समुदाय के अपने भाई और बहनों को अगर करतारपुर कॉरिडोर खोलने का काम, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाने का काम, साहिबजादों की शहादत पर वीर बाल दिवस बनाने का काम या गुरुओं के प्रकाशोत्सव को और धूमधाम से मनाने का काम ये मोदी सरकार ने किया है। गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से वापस लाने का काम सुरक्षित तरीके से मोदी सरकार ने किया है। ये कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस ने तो अल्पसंख्यकों को केवल दबाने का ही काम किया है। माफीनामे से नीचे बात नहीं बनेगी। माफी तो मांगनी चाहिए अगर सदन की बदनामी कर रहे हैं तो फिर सत्ता और विपक्ष में जो टकराहट है ये खत्म कैसे होगी, गतिरोध कैसे? ये मेरा कोई अपमान या किसी और का अपमान नहीं, ये देश का, देश के सैनिकों का, देश की संसद का, सबका अपमान राहुल गांधी जी ने किया है। वापस आए और सदन से माफी मांगे। बहुत शुक्रिया सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जिनका कहना है कि राहुल गांधी ने वाकई देश का अपमान किया है और उन्हें निश्चित तौर पर माफी मांगनी ही चाहिए। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।
भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसदों ने संसद भवन परिसर में राहुल गांधी के बयान को लेकर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की। संसद भवन परिसर में हमारे संवाददाता राजेश राज ने बीजेपी सांसद संजय सेठ समेत अनेक सांसदों से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राहुल गांधी के बयान के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद संजय सेठ हैं। संजय जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया? एक व्यक्ति जाकर लंदन में बैठकर लोकतंत्र के खिलाफ बोले, आसन के खिलाफ बोले, और यह पूरी तरह देशद्रोही के पूरे दायरे में आता है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया उनको विकास पुरुष के नाम मान रही है और देश ऊंचा जा रहा है, और दूसरी तरफ आप जाकर बोलो कि नहीं, भारत में लोकतंत्र चरमरा गया है, भारत में लोकतंत्र नहीं है, हमको बोलने नहीं दिया जाता। आप देखो कितने दिन वो सदन में आते हैं, कितने दिन सदन में बोलते हैं, कितने दिन सदन में बैठते हैं। ये तो आकलन का विषय है। मेरा यह मानना है कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा चले, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राहुल गांधी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है? उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, प्रेस पर विश्वास नहीं है, सेना पर विश्वास नहीं है, किसके ऊपर विश्वास है? झूठ बोलते हैं बाहर जाकर के। लंदन में और कैम्ब्रिज में जिस प्रकार से उनका लेक्चर है, उनका बयान है, वो राष्ट्रद्रोही है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। चलिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद कह रहे हैं जो गेट नंबर 4 पर आंदोलनरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी से माफी की मांग पर अब तक अड़े हुए हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज, दिल्ली। राहुल गांधी से माफीनामे की मांग पर भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है। बीजेपी का तर्क है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। इस मुद्दे पर संसद भवन परिसर में हमारे संवाददाता राजेश राज ने गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। गोरखपुर के सांसद रवि किशन हमारे साथ हैं राहुल गांधी के मामले में बात करने के लिए। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बीजेपी आंदोलित है। पूरा देश आक्रोशित है। देश से जाके पूछिए, देश विरोधी बात कर रहे हैं विदेशी मंच पर। अमृतकाल का समय है, ऑस्कर से लेके विकास, पूरी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जय जयकार करवा दिए। बड़े बड़े प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आके विदेश के आज भारत की जय जयकार कर रहे हैं। कोविड काल से लेके पूरा एक देश को एक अद्भुत दिशा में पहुंचा दिए प्रधानमंत्री, और आप जाके वहां पे अपनी ओछी राजनीति में देश की विकास को और देश की सच्चाई की का गला घोट रहे हैं। आपको देश कभी माफ नहीं करेगा और उनको माफी मांगनी चाहिए, और हम लोग अडिग रहेंगे उनको माफी। इन्होंने बहुत, देखिए, आप हम पर बोल रहे हैं, पार्टी पर बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, चलिए विरोध होता है अपोजिशन में, आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। अमूमन सदन में देखा जाता है कि विपक्ष जो है वो हंगामा खड़ा करता है, लेकिन बीजेपी भी हंगामा कर रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र सर्वोपरि का ही नारा, वाजपेयी जी राष्ट्र सर्वोपरि का ही नारा लेते हैं। हम लोग उसी नारे पर चलते हैं, उसी नारे पर जीत रहे हैं, उसी नारे के साथ हम लोग झोंक दिए अपने आप को। आपको देश के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन, जो भोजपुरी फिल्म स्टार भी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी के मसले में माफी से नीचे कुछ भी कबूल नहीं है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज के लिए। तो बीजेपी आक्रामक है राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए बयानों को लेकर, और ये भी कहा है बीजेपी ने कि पूरा देश इससे आक्रोशित है। देश के लोकतंत्र का देश विरोधी बयानों से अपमान किया गया है और माफी से कम कुछ नहीं इसमें बर्दाश्त किया जाएगा, माना जाएगा। दरअसल राहुल गांधी ने लंदन में ब्रिटिश सांसदों से कहा था कि भारत में सांसद होना काफी कठिन है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। इस नैरेटिव में वो विश्वास नहीं करते। राहुल गांधी ने अपनी बात रखने के लिए हॉल के एक खराब माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे भारत में विपक्ष की आवाज को दबाने के रूप में पेश किया, वर्णित किया। हालांकि अपनी स्पीच में मोदी सरकार की नीतियों का विरोध राहुल गांधी नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने कहा कि शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है, ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे विचार से नरेंद्र मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि महिलाओं और आम आदमी की सहूलियत से देश बर्बाद कैसे होता है, ये स्पष्ट राहुल गांधी नहीं कर पाए।
इसके अलावा कश्मीर पर भी उनका एक बयान बेहद विवादास्पद रहा, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी यात्रा के दौरान एक आदमी उनके पास आया, उसने कुछ लड़कों की तरफ ध्यान दिलाकर कहा कि वो उग्रवादी हैं। उन लड़कों ने उन्हें घूर कर देखा। राहुल गांधी का कहना है कि मैंने भी उन्हें देखा लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। यानी कि कश्मीर के युवाओं पर भी कांग्रेस सांसदों ने सवाल उठा दिया। तो बेहद विवादास्पद राहुल गांधी के बयान, जिसमें पक्ष और विपक्ष में एक जंग छिड़ी हुई है और लगातार बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ये बयान विवादास्पद हैं। इस बयानों से पूरा देश आक्रोशित है और राहुल गांधी जब कहते हैं कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, तो उनकी उपस्थिति क्या है ये बताना इसमें बेहद जरूरी यहां पर हो जाता है। सांसद के तौर पर राहुल गांधी की जो उपस्थिति है वो सुस्त प्रदर्शन के तौर पर अंकित की गई है विभिन्न आंकड़ों के जरिए। राहुल गांधी की अगर सदन में उपस्थिति की बात करते हैं तो केरल स्टेट के औसत से भी ये कम है और राष्ट्रीय औसत से ये बहुत ही नीचे हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है जब वो कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता। कांग्रेस सांसद की उपस्थिति 52% रही है, जबकि हम औसत की बात करते हैं, राष्ट्रीय औसत 79% और राज्य का औसत जो है वो 84% है। तो देख सकते हैं उनकी उपस्थिति कितनी कम रही है। बजट सत्र में 2023 में उनकी उपस्थिति 40% रही, बेहद महत्वपूर्ण होता है। मानसून सत्र 2022 में उनकी उपस्थिति 56% रही है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र 2022 में उनकी उपस्थिति 0% रही है, सदन में वो आए ही नहीं। इसके साथ ही बजट सत्र 2022 की बात करते हैं तो 52% उनकी उपस्थिति थी। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं मानसून सत्र 2021 की, तो उसमें उनकी उपस्थिति 71% थी। साथ ही बजट सत्र 2021 की बात करें तो 54% उनकी उपस्थिति दर्ज की गई। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं मानसून सत्र 2020 की, तो फिर से 0% उनकी उपस्थिति, वो सदन में नहीं आए। साथ ही अगर हम बात करें शीतकालीन सत्र 2019 की, तो उनकी उपस्थिति 40% थी। और अगर हम बात करते हैं इससे आगे बढ़ते हुए बजट सत्र 2019 की, तो उनकी उपस्थिति 57% थी। हाल के कुछ वर्षों में 2 सत्र में राहुल गांधी आए ही नहीं हैं, अगर इन आंकड़ों को देखा जाता है। साथ ही शीतकालीन सत्र 2022 में राहुल की उपस्थिति 0% है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और यही स्थिति मानसून सत्र 2020 में उनकी रही है। साथ ही औसतन जो सांसद हैं उनकी उपस्थिति, उनमेम 41 डिबेट में जो सांसद हैं उन्होंने हिस्सा लिया है, ये हम औसत आपको बता रहे हैं। स्टेट एवरेज जो डिबेट में शामिल होने का है 68.2 है, लेकिन वायनाड से सांसद राहुल गांधी का स्कोर इसमें केवल 6 है। तो उनकी उपस्थिति, उनका प्रदर्शन कैसा रहा है ये आंकड़े बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में 2019 और 2023 के बीच महज 92 सवाल ही पूछे हैं, जहां वो कहते हैं कि उन्हें बोलना नहीं दिया जाता है, उनकी आवाज दबाई जाती है। तो ये आंकड़े उनके स्टेटमेंट पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। केरल के अगर सभी सांसदों का औसत देखते हैं तो 216 है और राष्ट्रीय औसत 163 है। इसमें जो राहुल गांधी का औसत है आप देख सकते हैं क्या है। राहुल गांधी ने एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया है और उस पर वो सवाल उठाते हैं। केरल का औसत 3.7 और राष्ट्रीय औसत 1.2 है। प्रश्नकाल में खड़े होकर राहुल गांधी सवाल नहीं पूछते हैं। इसके साथ ही अल्पकाल चर्चा में वो शायद ही भाग लेते हैं। तो जब वो ये कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता तो हास्यास्पद लगता है। लंदन प्रवास से पहले संसद में हुई बहस में राहुल गांधी अपने आवंटित वक्त से ज्यादा समय तक बोले, उन्हें ज्यादा समय दिया गया। उसके बाद भी वो कहते हैं कि लोकतंत्र में उनकी आवाज दबाई जा रही है और बोलने नहीं दिया जाता है। और जब वो विदेश में जाते हैं तो खराब माइक्रोफोन्स का हवाला देकर कहते हैं कि इस तरह आवाज दबाई जा रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने आवाज कितनी उठाई है, उन्होंने जो लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा उस अधिकार का, लोगों के अधिकार का कितना प्रयोग किया है, अपने कर्तव्य का कितना पालन किया है, कितने वो उपस्थित रहे हैं। 2 सत्रों में बिल्कुल वो गायब रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा विस्तार से बातचीत के लिए। राजेश, राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया है उस पर विवाद है, भाजपा काफी आक्रोशित है, काफी आक्रामक है, माफी से कम नहीं मानने वाली है।
कितना भाजपा का ये विरोध तार्किक हो जाता है जब हम इस तरह के आंकड़े देखते हैं सदन में उनकी उपस्थिति के, और जब वो अपनी स्टेटमेंट में वहां पर कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, लोकतंत्र में आवाज दबाई जा रही है। देखिए, आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी 11 बजे के आसपास, उसके पहले नजारा बिल्कुल जो सदन के बाहर का था वो अजीबोगरीब था कि एक तरफ गांधी प्रतिमा पर जो विपक्ष के सांसद थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और वहीं गेट नंबर 4 जहां से मंत्रियों का प्रवेश होता है संसद भवन की तरफ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई जो सांसद थे वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, देशद्रोह तक की बात कर रहे थे, देश का अपमान करने की बात कर रहे थे। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जब सदन में अवरोध होने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो हाथ में एक पर्ची लेकर वो आए, और उन्होंने जब डीडी न्यूज के साथ बातचीत करी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने दिखाया, कहा कि देखिए, देश के अपमान की जो बात है वो राहुल गांधी सैनिकों का अपमान या फिर अन्य तरह की बातें जो हैं देश विरोधी पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार में जब इंदिरा गांधी के प्रमुख सहयोगी थे, देश के कद्दावर नेता थे कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी, उनका लोकसभा का एक स्पीच का उन्होंने जिक्र किया रमा, और कहा कि इंदिरा गांधी पर जब किसी ने अभद्र टिप्पणी कर दी थी तो कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि यह इंदिरा गांधी का अपमान नहीं, देश का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है। तो गिरिराज सिंह ने इसी बात का हवाला देते हुए यह स्पष्ट तौर पर कहा कि जब इंदिरा गांधी का अपमान देश का अपमान हो सकता है तो फिर नरेंद्र मोदी का अपमान क्या देश का अपमान नहीं है। उन्होंने यह सवाल करते हुए राहुल गांधी पर कई तरह की टिप्पणियां की। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ये कहा कि माफीनामे से नीचे कोई बात कबूल नहीं है, और राहुल गांधी की रही अनुपस्थिति की बात, तो सदन के भीतर भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद जब वो बजट सत्र के पहले हिस्से में जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आए तो जो भी बची खुची उनकी इमेज थी जिसको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, वो इमेज एक बार फिर धूमिल होता हुआ नजर आया जब बिना कंटेंट के उन्होंने सरकार पर अनर्गल आरोप लगाए और सत्ता पक्ष को एक बार फिर मौका दिया। तो उनकी सदन के अंदर अनुपस्थिति, बिना कंटेंट के भाषण और अनर्गल सरकार पर आरोप लगाना सुर्खियों में है। सत्ताधारी पार्टी हर हाल में बिल्कुल सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है की मांग कर कि इन बयानों पर राहुल गांधी माफी मांगे। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजेश। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में, और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
भाजपा ने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर सियासी हमला किया। वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज भारत एक ओर जहां महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेश जाकर रोने का काम करते हैं और देश को अपमानित करते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सदन में राहुल गांधी की हाजिरी औसत से भी कम है। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। ये बात करते हैं पैगासस की, ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूं, ये पैगासस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की आपकी अपनी ही सरकार में बगिंग करवाने तक के गंभीर आरोप आपके सामने लगे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एफटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस के भ्रष्टाचार का एक और मॉडल है। राहुल गांधी आए और देश से माफी मांगे। एफएटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया। एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी। टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों और सदस्यों की आतंकवादी गतिविधियों संबंधित मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और श्रीनगर सहित कश्मीर के कई हिस्सों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। हमारे संवाददाता सलमान काजी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। जी सलमान, क्या जानकारी आपके पास है? एक बड़ी छापेमारी की कार्रवाई। हाँ, देखिए, एनआईए की आज सुबह से खबरें आई कि एनआईए 6 जगहों पे श्रीनगर समेत छापे मार रहे हैं और उन्होंने ये जो ये छापे, हमने पूछा कि किसके बारे में मारे जा रहे हैं, तो ऑफिशियल्स ने बताया कि ये पिछले साल उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया हुआ था टेरर सपोर्ट के, खासतौर पे जो इंटरनेट और उसके दूसरे अलावा जो इस पे फाइनेंसेस पे भी उन्होंने किया था। तो इस सिलसिले में ये छापे पड़ रहे हैं। तो उन्हें पिछले साल जब उन्हें रेड्स डाली हुई थी तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पकड़ा गया था एज अ फोरेंसिक एविडेंस। तो उसी एविडेंस के बेसिस पे इन छापों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी सलमान, टेरर फंडिंग को देखते हुए उस पर लगाम लगाने के लिए इस छापेमारी को एक कितना बड़ा कदम कहा जा सकता है? देखिए, अभी हमारे पास जो हैं, जो रिपोर्ट्स जो भी आई हैं वो प्योरली ऑफिशियल नहीं आई हुई हैं, वो सोर्स बेस्ड आई हुई हैं। हालांकि शाम तक यूजुअली जो प्रोसीजर है, एनआईए शाम तक एक अपनी एक प्रेस रिलीज निकालता है जिसमें वो कहते हैं कि ये क्या, उन्होंने क्या कहाँ पे छापे डाले, उन्होंने किस किस को पकड़ा और उन्होंने क्या क्या इक्विपमेंट या कौन कौन से दस्तावेज या कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या और कोई प्रोस्क्राइब्ड मटेरियल उन्होंने जब्त किया है, तो वो उसका क्या करेंगे। वैसी डिटेल्स तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये इस वक्त रेड्स बढ़ रही है एनआईए की तरफ से, ये एक पिछले साल एक खासतौर पे माइनॉरिटीज पे अटैक है या इसके साथ साथ। जी सलमान, एक बड़ा कदम है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आपको सीधे ले चलते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। That the transition to cleaner energy sources does not exist in any one uniform manner. I think that's very important because यहाँ पे कुछ लोगों की पिछले सालों में ये कुछ behavioral issue बन गया कि this is the way to do it. You know, many years ago people are prescribing that gas is not a clean fuel. Fair enough. I mean, depending on what, I mean,
if you say you have one end coal, then you have that. The point is, people have to deal with energy the way they can access it. All right. So you have your autonomy in whichever kind of green pathway you want to chart out. Emerging fuels can play a critical role in promoting circular economy by efficiently utilizing biological resources to produce various high-value marketable products. Parties agree for the need for greater collaboration, including technological cooperation in the emerging fuel sector. I also want to say to you that I took the opportunity of telling them about what we are doing under the G20 presidency, including in particular that we are opening up the International Biofuels Alliance for signature. And my sense of the timeline, because you might ask me this question, what is the timeline? I think we have a meeting in May. And after that, we will already we are in touch with the Brazilians, with the United States. We are amongst the three of the top five biofuels producers. But we are also in touch with anyone who talks to us. When you had the president and vice president of Guyana here, we were talking about biofuels. We are talking to biofuels to not only the SCO countries today, but all our visitors who come here. Knowledge and technological advancement, energy modeling, devising inclusive energy policies, setting goals and pathways for transforming energy system. SCO member states agree on the importance of information exchange, etc. And parties agree to work towards enhancing cooperation for the efficient use of emerging fuels. One of the things I wanted to share with you, all countries, that means all 8, they all wanted this discussion not to be a standalone one-time discussion, because we are hosting the thing as the host country for the energy meeting as part of our SCO presidency, but they wanted this to be continued. This is also echoed in the statement of the SCO Secretariat. This was echoed in many other statements. So I thought I would make these some few introductory comments now that we have this vibrant group of the fourth estate here. Should you have any questions, I am always ready to answer them. Yes. Sir, at many forums regarding energy security, you have been very emphatic. You have said that countries like India are huge consumers and there should be predictability. Use this definition on 2 other forums. Stability, predictability, affordability. Yeah. Sir, has this discussion also happened with your SCO members? Because there are several countries who have faced these energy crises last year. I would say, देखिए 1.5 घंटे की डिस्कशन थी, 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा थी. आप सब उनकी सबकी स्टेटमेंट्स अगर देख लें, they are all concerned with these things. And again, if you look at the SCO membership, there are some small countries there and some very big countries there. I mean, you have China also there. China is also concerned with affordability. I mean, you can argue that some countries have an ability to deal with affordability issues better. Now, how did we deal with the affordability issues? I'm glad you asked this question. You can't sit in India and determine what global prices would be. I mean, that is determined by OPEC, by how much demand they, how much supplies they decide to release. But when it happened, I think the Honorable Prime Minister took decisions which, in retrospect, is what saved us. November 21 में उन्होंने ये निर्णय लिया कि डीजल और पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, नो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ड्यूटीज. एक्साइज ड्यूटी तो सेंटर लगाती है और बाकी वो परसेंटेज वैट जो स्टेट वैट हो. उन्होंने ये तय किया कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी वुड कम डाउन. और he also made an appeal to the BJP ruled states that they should do it. So you ended up with a situation where prices became stable and came down. He took the same decision in May of 2022. So on 2 occasions this happened, and I think the price reduction on petrol and diesel was as much 6 or 13 rupees, 13 rupees and 6 rupees, the other way around. 13 and 16. Sorry, 13 and 16 rupees, yeah. 13 rupees on petrol and 16 rupees on diesel. Now, this is one decision, and very important one. But there are other, stakeholders who also help. Like, for instance, the OMCs did not pass on the
increases in price to the consumers. So they held back, they took losses on petrol and diesel. Petrol, I think now with the global prices, they're okay, but on the diesel, there's still under recovery taking place. So it's this collective action by the government and other stakeholders which has resulted in us today. देखिए, चर्चा तो होगी because everybody will say, it should be lower. But if you compare to what is happening outside and what is happening here, I have some figures here. The difference in price in petrol between Guwahati and Calcutta is 9 rupees. Guwahati is 97 rupees. In Calcutta it's 106 rupees. Between Bangalore and Hyderabad, there's a difference of 7 rupees 72 paisa. Between Lucknow and Amravati, there's a difference of 15 rupees. Between Lucknow and Patna, there's a difference of 10 rupees. Between Goa and Vizag, there's a difference of 12 rupees. Between Gandhinagar and Jaipur, there's a difference of 11 rupees 85 paisa. मैं दे दूंगा आपको कॉपी दे दूंगा. So the point I mean this is within the country, but this is largely due to the central government and the BJP ruled states having brought the excise and center excise and the percentage VAT पर यार. But अगर आप neighboring countries में भी देख लीजिए percentage change, I'm talking about representative period, यहाँ पे हमने लिया March 22 to March 23. Percentage increase in Pakistan was 22%, went up. Bangladesh 28%, Sri Lanka 38%, Nepal 22%. In India it's -5 petrol. केंद्रीय मंत्री की प्रेस वार्ता जिसमें उन्होंने बताया कि जो एससीओ देशों की बैठक है उसमें किस तरह की जो नई बात निकल कर आ रही है. उन्होंने कहा कि भारत में नई तकनीकें आ रही हैं. बाकी जो एससीओ देश हैं वो बायोफ्यूल पर चर्चा करना चाहते हैं. इसके अलावा जो ईंधन की कीमतें हैं अलग अलग राज्यों में उसका भी उन्होंने एक तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत किया. आगे बढ़ेंगे. फीडबैक यूनिट मामले में दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. एलजी कार्यालय ने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और 2 पूर्व मंत्रियों के पत्र को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को भेज दिया है. खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने के लिए एफबीयू के गठन पर सवाल उठने के बाद पूर्व सांसद सहित 2 पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल और किरण वालिया ने एलजी को पत्र लिखकर एनआईए या सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी. इसे भ्रष्टाचार से अलग मानते हुए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ राजद्रोह की कार्रवाई की मांग की गई थी. गौरतलब है कि फरवरी में एलजी ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. केंद्र सरकार ने बाद में सीबीआई को इस मामले में अभियोजित करने की कार्रवाई करने की अनुमति देकर सिसोदिया के खिलाफ नया मामला दर्ज करने का रास्ता साफ कर दिया था. ये मामला दिल्ली सरकार के विभागों द्वारा कथित तौर पर राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र करने से जुड़ा है. और भारत में हथियारों के निर्माण पर जोर का ही असर है कि इस बार के बजट में भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है. रिपोर्ट के अनुसार साल 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11% की कमी आई है. इसके बावजूद भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बना हुआ है. बीते 5 सालों में दुनिया में जितने हथियार खरीदे गए उनमें से 11% अकेले भारत ने खरीदे. सऊदी अरब 9.6% खरीद के साथ दूसरे स्थान पर है. वहीं इनके बाद कतर 6.4%, ऑस्ट्रेलिया 4.7% और चीन 4.7% पर है. माना जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का खरीदार होने के बावजूद पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के कारण भारत के हथियार खरीद में 11% की कमी आई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते 4 से 5 सालों में भारत ने हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं, जिसमें भारत में निर्मित हथियारों के लिए अलग बजट का प्रावधान है. रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करना और कई हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम भी शामिल हैं. सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्माण का लक्ष्य रखा है. रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण दीर्घकालिक एकीकृत योजना पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा DRDO ने स्वदेशी हथियारों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में 23,722 करोड़ रुपए की लागत से 50 मिशन मोड और प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। उत्तर प्रदेश के में अमेठी में भारत रूस का संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड स्वदेशी असॉल्ट राइफलों के उत्पादन में लगा है। इससे भारतीय रक्षा बलों को असॉल्ट राइफलों के संबंध में आत्मनिर्भरता मिलेगी। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि देश में स्वदेशी डिजाइन, विकास और रक्षा उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलों का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना है। दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर खर्च 2018-19 में कुल व्यय के 46% से घटकर 36.7% हो गया है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत मित्र देशों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है। और अब देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। देश में डिजिटल रुपए या ई-रुपए का चलन बढ़ा है। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी कि 28 फरवरी तक पायलट बेसिस पर देश में 130 करोड़ की कीमत के ई-रुपए सर्कुलेशन में हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपए को होलसेल सेगमेंट के लिए 1 नवंबर 2022 को जारी किया था, जबकि रिटेल सेगमेंट के लिए 1 दिसंबर 2022 को पेश किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि 9 बैंकों को ई-रुपया सर्कुलेशन में रखा गया है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट और HSBC डिजिटल रुपए होलसेल पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 28 फरवरी 2023 तक रिटेल और होलसेल के लिए डिजिटल रुपए में सर्कुलेशन क्रमशः 4.14 करोड़ रुपए और 126.27 करोड़ रुपए रहा है। ई-रुपए का डिजिटल टोकन लीगल टेंडर के तहत है और ये भारतीय रुपए के ही समान है। नोट हो या फिर सिक्का, ई-रुपया दोनों के समान होगा। इसे योग्य बैंकों द्वारा वितरित किया जा रहा है। यूजर्स ई-रुपए को किसी भी दुकान या लोगों के साथ पार्टिसिपेट बैंकों के माध्यम से सर्कुलेट कर सकते हैं। इसके वॉलेट का यूज करते हुए दुकानों पर भुगतान भी किया जा सकता है। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है, के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं।
धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ खास है खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे हॉकी की खबर के साथ, जहां राउरकेला में खेले जा रहे FIH प्रो लीग में भारत ने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम प्रो लीग में सर्वोच्च पायदान पर पहुंच गई है। भारत गोल औसत के आधार पर स्पेन से आगे है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम शुरू से ही आक्रामक रही। टीम के लिए अभिषेक और सेल्वम कार्ती ने 2-2 गोल दागे, जबकि एक अन्य गोल हरमनप्रीत सिंह और जुगराज सिंह ने किया। इस टूर्नामेंट में भारत की ये लगातार तीसरी जीत है। भारत ने इससे पहले अपने पिछले 2 मैच में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को हराया था। हॉकी के बाद अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत आज से हो रही है। प्रतियोगिता के पहले दिन HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। इस टूर्नामेंट में HS प्रणॉय, लक्ष्य सेन, PV सिंधु और सात्विक चिराग की जोड़ी से पदक की उम्मीद रहेगी। हालांकि इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले भारतीय दल को झटका भी लगा है। भारत की तरफ से महिला एकल में हिस्सा लेने वाली स्टार शटलर साइना नेहवाल ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। हालांकि अभी तक साइना नेहवाल के बाहर होने के कारणों का पता नहीं चल सका है। भारत ने 22 साल पहले इस टूर्नामेंट में पदक जीता था। पिछली बार साल 2001 में पुलेला गोपीचंद ने यह खिताब जीता था। उससे पहले 1980 में प्रकाश पादुकोण इस टूर्नामेंट में पदक जीत चुके हैं। हालांकि पिछली बार लक्ष्य सेन ने फाइनल में जगह जरूर बनाई थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में उन्हें हार मिली थी। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC द्वारा इंदौर की पिच को दी गई खराब रेटिंग के खिलाफ औपचारिक रूप से विरोध दर्ज किया है। BCCI ने ICC से मांग की है कि इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच को खराब बताने वाले मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड के रेटिंग का रिव्यू किया जाए। BCCI का कहना है कि मैच रेफरी ने इंदौर के पिच को रेटिंग देने में काफी जल्दबाजी दिखाई। क्रिस ब्रॉड ने न सिर्फ इंदौर की पिच की खराब रेटिंग की थी, बल्कि 3 डीमेरिट अंक भी स्टेडियम के खाते में जोड़ दिए थे। और अब बात विमेंस प्रीमियर लीग की। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जॉइंट्स की टीम जो है वो आमने सामने होंगी। इस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस का अब तक का सफर शानदार रहा है। मुंबई इंडियंस पहली ऐसी टीम है जिसने इस टूर्नामेंट में अभी तक सभी मैच जीते हैं। अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद मुंबई इंडियंस ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे चारों में जीत मिली है। वहीं दूसरी ओर गुजरात जायंट्स की बात करें तो 4 मुकाबलों में से टीम को 3 में हार का मुंह देखना पड़ा है। गुजरात जायंट्स की टीम इस टूर्नामेंट में 1 जीत के साथ अंक तालिका में चौथे पायदान पर काबिज है। ऐसे में आज के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कोशिश अपनी जीत के सिलसिले को कायम रखने की होगी, तो वहीं गुजरात जायंट्स इस मुकाबले को जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। तो रमा, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव तमाम खेल की खबरों की जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत कई योजनाएं और स्कॉलरशिप लाई जा रही हैं। इसी में है प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 4 छात्रों को मिला है। इसके कारण उनमें काफी उत्साह है और वे लोग प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश सिंह बहादुर ने उनसे बात की। शिक्षा के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, उनमें है कई फेलोशिप दे रही है, और उन्हीं में से एक है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जो कि शोध के रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को दिया जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय शोध के लिए जाना जाता है और यहाँ के 4 विद्यार्थी चयनित हुए हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। हमारे साथ प्रवीण जी हैं जो जियोलॉजी विभाग में रिसर्च कर रहे हैं। आपको ये किस तरह से मिला और क्या इसके फायदे
होंगे स्कॉलरशिप के? ये स्कॉलरशिप जैसे हर साल 2 बार आती है, जैसे इसकी साइकिल है, तो ये साइकिल 10 जो हम लोग जिसमें सिलेक्शन हुआ है वो साइकिल 10 था। तो इस साइकिल में हम लोगों ने अप्लाई किया था। पहली बात तो ये बहुत ही प्रेस्टीजियस एक फेलोशिप है अपने आप में ही, और इसमें ये होता है कि जैसे आपको बहुत सारे ग्रांट्स मिल जाते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं आप। ताज, इससे क्या क्या लाभ इस स्कॉलरशिप से आप लोगों को मिलेगा? पहला फ़ायदा तो ये है कि एक तो स्टूडेंट को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है, और दूसरा चीज़ कि लैब में बहुत से काम होते हैं, जैसे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पे हम लोग का काम होता है, तो उसमें बहुत बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि कंटीजेंसी 2 लाख मिलती है, तो काफ़ी हेल्पफुल है इसमें हमारे। आने वाले जो शोधार्थी हैं या जो बच्चे हैं उनमें जो है मोटिवेशन बहुत होता है रिसर्च के प्रति। को ये जो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप मिला है, एक अच्छा बजट है, इसमें हमको 10 लाख का अनुसंधान भी 5 सालों में मिलेगा। और इसका हम लोग यूज बहुत अच्छे तरीके से अपनी शोध की गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य करेंगे। पहले हम लोग को फेलोशिप नहीं था, जिसके वजह से हम लोग को कहीं भी डेटा के लिए डेटा एनालिसिस के लिए हम लोग सैंपल भेजते थे, तो पैसे के बारे में हम लोग सोचते थे कि हम लोग पास पैसा नहीं रहा, कैसे हम लोग रिसर्च करेंगे। लेकिन जब से ये मोदी जी ने ये बजट में अपने लाया शिक्षा बजट में, तब से ये हम लोग भी काफ़ी उत्साहित हुए कि हम लोग भी अच्छा काम, अच्छा रिसर्च कर सकते हैं अपने फील्ड में और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। रिसर्च फेलोशिप जिनको मिली है, इन लोगों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री का यह कदम गुणवत्ता के लिए, इनके लिए आर्थिक मदद के तौर पर और विश्वविद्यालय के नाम को आगे बढ़ाने के लिए, देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। तो बेहद उत्साहित हैं शोधार्थी और प्रधानमंत्री का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले कई वर्षों से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन दुनिया भर में योग से जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अब उसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार का आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 100 दिन पहले योग महोत्सव का आयोजन कर रहा है। बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं आज के न्यूज लेंस के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्या है योग महोत्सव। आप देखिए इस जानकारी को विस्तार से और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 100 दिन पहले भारत सरकार का आयुष मंत्रालय योग महोत्सव का आयोजन कर रहा है। 13 मार्च से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये महोत्सव शुरू हो गया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 100 दिनों के काउंटडाउन की शुरुआत हो गई। इस महोत्सव में योग प्रदर्शन, विशेषज्ञों से बातचीत, प्रश्नोत्तरी का आयोजन होगा। इस आयोजन में भजन, प्रचार और पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं। 13 और 14 मार्च को महोत्सव का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है और 15 मार्च को दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में महोत्सव आयोजित होगा। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 100 स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन व सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं पूरे देश में 100 दिनों, 100 शहरों और 100 संगठनों की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। पहली बार 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। योग दिवस 21 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये धरती के उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। भारत की G20 अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ जोड़ते हुए वैश्विक स्वास्थ्य को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत एक विश्व एक स्वास्थ्य की अवधारणा के साथ वैश्विक समुदाय को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत योग को भारत के प्रत्येक गांव तक ले जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से इस 3 दिवसीय योग महोत्सव में भाग लेने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दिवस के 100 दिनों के उत्सव के साथ आप सभी से इसे उत्साह के साथ मनाने का आग्रह करता हूं।
यदि आपने अभी तक योग को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द ऐसा कर लें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू होने के बाद दुनिया भर में योग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए दुनिया भर में लोग योग को अपना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।